गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने उत्सर्जन लेसन क्लियर किया था। आशा करते हैं सभी को उसके क्वेश्चन आंसर्स बना चुके होंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे। ठीक है, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्या है, आइए देखते हैं। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। संरचना एवं कार्य के दृष्टिकोण से ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है तथा ये अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं का सम्मिलित रूप है कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो कार्य और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इनका नियंत्रण और इनका समन्वय भी अलग अलग कार्य का अलग अलग से रूप से होता है। एक तरह की कोशिकाओं के समूह से विभिन्न ऊतक के अंग एवं विभिन्न अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऊतक से बहुत सारे ऊतकों से अंग बनाता है और बहुत सारे अंगों को मिला के एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। सभी जीव भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए तंत्रों का संचालन करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि। बोल रहा है यहाँ पे कि सभी जीव क्या करते हैं कि हमारे जो हम कार्य संपन्न करना चाहते हैं, मतलब जैसे हम खाना ही खाते हैं तो उसमें पाचन तंत्र का हम उपयोग करके हम अपने भोजन को पचाते हैं। तो इसी चीज का बोला जा रहा है कि कोई भी कार्य जो संपन्न कराया जाता है उसमें तंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसी विशेष कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंग तंत्र के विभिन्न अंगों को मिलाकर काम करना पड़ता है। और बोल रहा है कि कोई भी विशेष कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं कि अंग तंत्र का विशेष अंग होता है, एक अलग अंग कहलाता है, अंग तंत्र को छोड़ा कर, तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको मिलाकर काम करना पड़ता है, मिलाकर। ठीक है, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब जब अंग तंत्र जो बहुत सारे जो अंग तंत्र जो अपने कार्य करते हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब उनमें तालमेल रखने के लिए नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। अगर उसमें नियंत्रण रहेगा तो उसमें समन्वय मतलब तालमेल भी अच्छी तरह से संपन्न हो पाएगा। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को संपन्न नहीं कर सकेंगे। अब यही बोल रहा है कि बिना नियंत्रण, अब जिस किसी पे नियंत्रण नहीं होगा तो वो अपने मन मुताबिक अपना काम करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जिस पे हमारा नियंत्रण है, जैसे हमें कुछ करना है, हम लोग को कुछ होमवर्क ही मिलता है तो उसके नियम अनुसार हम करेंगे तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब उसको नियम अनुसार हम लोग जब नहीं करते हैं तब उसे हम खत्म करना दूर, उसको हम छूते तक नहीं। ऐसा एक चीज बोला जा रहा है। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसलिए जीव के विभिन्न अंग, जो बहुत सारे जो अंग कहलाते हैं और जो अंग तंत्र हैं का समन्वय और नियंत्रण, मतलब उसका तालमेल रखना और उसमें नियंत्रण बनाए रखना उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। उसके बहुत सारे कार्यों को कुशल संचालन मतलब उसका अच्छी तरह से कार्य कर पाना, नियंत्रण रखना उसके लिए अनिवार्य कहलाता है। ठीक है, विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय और नियंत्रण। अब यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे स्तर के जीवों में समन्वय और नियंत्रण किस प्रकार होता है। ठीक, वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे क्लोरोमाइट्रोमोनास, अमीबा आदि में सभी जीव क्रियाओं का संचालन, समन्वय तथा उनका नियंत्रण उसी अकेली कोशिका के द्वारा होता है। ठीक, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग अंग का अंग तंत्र होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे किसका नाम लिया, अमीबा लिया उदाहरण के लिए और क्लोमाइडोमोनास का नाम उदाहरण लिया गया। अब इसमें क्या होता है कि एक ही जब कोशिका रहती है तो उसी एक ही कोशिका के द्वारा उसका सारा कार्य समाप्त किया जाता है। ठीक है,
जबकि जो एक कोशिकीय, हम लोग ने एक कोशिकीय का उदाहरण लिया, अब बहुकोशिकीय जीवों में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके अलग अलग अंग तंत्र होते हैं, ठीक, और उनके अलग अलग अंग भी कहलाते हैं। अंगों के द्वारा संपादित होने वाले कार्य के समन्वय एवं नियंत्रण हेतु जटिल तंत्र भी विकसित होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा जो विभिन्न अंग कहलाता है और उसको उसके कार्य को संपादित करने के लिए और एक अंग तंत्र का भी निर्माण होता है, जटिल तंत्र का निर्माण किया जाता है। पौधों और जंतुओं में स्थापित समन्वय एवं नियंत्रण में तुलना होता है। उच्च कोटि के जंतुओं जैसे स्तनधारी में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है और उनमें समन्वय तथा नियंत्रण के लिए तंत्रिकीय तंत्र प्रभावित होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पौधों और जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण के लिए बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, ठीक। अब उस अंतर पे गौर करते हैं तो देखेंगे कि उच्च कोटि के जंतुएं, मतलब उच्च कोटि के जंतुएं बोला है किसके बारे में, स्तनधारी मतलब मैमल्स में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उसमें क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक, और उसमें समन्वय और नियंत्रण के लिए तंत्रिकीय तंत्र प्रभावित होता है। और इसी उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र ही सारे कार्य को संपादित करता है, सारे कार्य को समाप्त करने का उसी के जिम्मा में रहता है। निम्न कोटि के जंतुओं जैसे हाइड्रा, अब यहाँ पे निम्न कोटि के जंतुओं देख लेते हैं, जैसे किसका बारे में उदाहरण लिया गया, हाइड्रा के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। अब इसमें निम्न कोटि के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र बहुत कम ही विकसित होता है, जबकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता और पौधों में तंत्रिका तंत्र पाया ही नहीं जाता। अतः पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है एवं तंत्रिका नियंत्रण बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब इसमें क्या होता है कि पौधों में क्या पाया जाता है कि रासायनिक नियंत्रण उसमें पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र उसमें नहीं उपस्थित रहता है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने पाया कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, रासायनिक नियंत्रण के कारण उसका सारा नियंत्रण और समन्वय समाप्त होता है। तो उसी में पौधों में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है, तो वो चीज देखते हैं। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय अगला टॉपिक है हम लोग का। आप जानते हैं कि एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है। पौधों में पाई जाने वाली इस प्रकार की वृद्धि जंतुओं की गतियों से भिन्न होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम एक बीज रोपते हैं, उसको अगर हम एक बीज रोपते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पौधे बड़ा हो जाता है और बहुत जल्दी बड़ा होता है, जैसा कि हम देखते हैं। और लेकिन हमारे शरीर में वैसा नहीं पाया जाता। हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर का नियम और नियमित अनुसार हम लोग का बढ़ता है और हाइट सब कुछ हम लोग का बढ़ना स्टार्ट होता है। पौधों में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत जल्दी वृद्धि होता है। जब बीज अंकुरित होता है तो नवोद्भिद मृदा को विस्थापित कर बाहर निकल जाता है। और जब बीज आप रोपते हैं तब उसको देखेंगे आप, अगर जो अंकुरित होगा तो वो धीरे धीरे मिट्टी को कोड़ते हुए, मतलब मिट्टी को ऊपर की ओर लेते आता है, मिट्टी से ऊपर की ओर अपने ओर कर लेता है। इस प्रकार की पादप गति पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार की पादप वृद्धि क्या होता है, पौधों की गति को दर्शाता है। पौधों में एक दूसरे प्रकार की गति भी पाई जाती है जो वृद्धि से संबंधित नहीं है। अब इसके अलावा जब वो जो पौधे वृद्धि करते हैं उसके अलावा भी एक वृद्धि पाया जाता है, जो गति पाया जाता है वो वृद्धि पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। आइए देखते हैं कौन से है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। अब उद्दीपन का तत्काल अनुक्रिया क्या है वो देखते हैं। अगर आप छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छुएं तो वे शीघ्र ही मुड़कर बंद हो जाती है। इस प्रकार की गति का पौधों की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप कोई भी छुई मुई पौधे को आप देखते हैं, आप उसको छुएंगे तो क्या होगा, वो हम लोग छूते ही वो अपने पत्तियों को बंद कर लेता है, ठीक। तो इस प्रकार का जो ये गति जो कहलाता है वो पौधों की वृद्धि में गति नहीं सम्मिलित होता, वो एक अलग वृद्धि कहलाता है। जब आप छुई मुई के पत्तियों को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, जिससे ये अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती है। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है कि त्वरित जब हम पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियों को छूते ही जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करता है और वो पत्तियां तुरंत बंद हो जाता है। आरोही पौधों में इस प्रकार की गति बहुत अच्छी तरह देखी जा सकती है। अब आरोही पौधों में क्या होता है कि इस प्रकार की गति बहुत बढ़िया देखा जाता है। मटर का पौधा जब किसी
सहारे के संपर्क में आता है तो इसका वह हिस्सा जो सहारे के संपर्क में रहता है कम वृद्धि करता है, जबकि सहारे से दूर भाग अधिक वृद्धि कर उसे चारों ओर से घेर लेता है। अब यहाँ पे मटर के पौधे को लेते हैं। अब अगर जानते हैं कि मटर का पौधा ऐसे ही लंबा नहीं होता, उसके एक सहारे की आवश्यकता होती है कि अगर आप किसी चीज के रस्सी भी आप उसके जगह से बांध देना तो वो अपने रस्सी को लपेट कर वो वृद्धि करता है। ठीक, तो अगर जो सहारा जो लेता है, जो पत्ती जो पहला जो तना होता है, जो पहले जो शाखा को सहारा लेता है तो वो वृद्धि नहीं करता, उसके अलावा उसको छोड़ करके बाकी जितना तना होता है ना सारा वो वृद्धि करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो सहारे के संपर्क में रहता है कम वृद्धि करता है, जबकि सहारे से दूर भाग अधिक वृद्धि कर इसे चारों ओर से घेर लेता है। इस प्रकार मटर के पौधों की वृद्धि स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है, यानी एक निश्चित दिशा में होता है और यह एक निश्चित दिशा में बढ़ता है। पादपों में विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण एवं उनके समन्वय जंतु की तरह विकसित नहीं होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पादपों में विभिन्न जैव क्रियाएं जो नियंत्रण करती है और जिनका समन्वय जंतुओं की तरह विकसित नहीं होता। अब इनका समन्वय जंतुओं की तरह विकसित नहीं हो पाता है। पौधों में जंतुओं की तंत्रिका तंत्र से तुलना किए जाने वाले कोई तंत्र पौधों में नहीं पाया जाता और जंतुओं की जो तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है उनके लिए उससे तुलना करते हैं अगर जानने वाले कोई तंत्र पौधों में नहीं पाया जाता है। अब हमारे शरीर में आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र उपस्थित रहता है। अब तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में है तो ये हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र से तुलना करने वाले पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक, परंतु पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा अनुसार उससे गति भी होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे बोल रहा है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन उसको बाह्य क्या बोल रहा है कि बाह्य उद्दीपन की सोखने की शक्ति होती है और वो उसी से ही गति प्राप्त करता है। पौधों में ऐसे गति को अनुवर्तन या ट्रॉफिज्म या अनुवर्तनी गति कहते हैं। अब इस गति को हम क्या करते हैं? अनुवर्तन गति कहते हैं। उद्दीपनों के प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब उद्दीपन की प्रकृति के अनुसार हम देखते हैं तो अनुवर्तन यहाँ पे टाइप्स बताया गया है अनुवर्तन के, उसके बारे में देखते हैं। पहला बोला गया है कि प्रकाश अनुवर्तन। अब प्रकाश अनुवर्तन क्या है? इसमें पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पौधे होते हैं अगर हम उसे छांव में भी रख देना तो वो पौधों प्रकाश की ओर गति करता है। ठीक, एक क्रियाकलाप देखते हैं, उसे आपको समझ में आ जाएगा। पौधों पर प्रकाश का प्रभाव दर्शाने के लिए एक बड़ा गद्दे का बक्सा ले। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ा सा बक्सा लेने के लिए बोला गया है। इसके ऊपरी ढक्कन को एक किनारे में काटकर चौकोर खिड़की जैसा बना ले। अब यहाँ पे ये चौकोर खिड़की जैसा काटने के लिए बोला गया सबसे ऊपर में। अब एक छोटे गत्ते को लेकर एक किनारे में इस प्रकार दूसरी खिड़की बना ले एवं उसे डब्बे के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित करे कि दोनों काटा हुआ भाग विस्तृत हो। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर से एक भाग काट ले चौकोर में, अब उसके बाद नीचे में एक और स्लाइड के रूप में उसका विपरीत दिशा में और सही चौकोर काटने के लिए बोला गया है। अब गमला के साथ एक पौधे को इस बक्से के नीचे रखकर बक्से को पूर्ण रूप से इस प्रकार बंद कर दें कि प्रकाश सिर्फ ऊपर की कटी हुई खिड़की से ही व्यवस्थित हो। अब बोल रहा है कि सबसे नीचे में गमला रखने के बाद उसको बंद कर दें। अब उसमें वो प्रकाश जाने का रास्ता सिर्फ उस छिद्र के द्वारा ही और उस बक्से के मतलब कटे हुए भाग से जाना चाहिए। ठीक, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में पौधे पहले बीच वाली खिड़की की ओर मुड़ती है, पुनः यह ऊपर वाली खिड़की की ओर मुड़ने लगती है। इस पौधे में होने वाले प्रकाश अनुवर्तन की पुष्टि होती है। अब यहाँ पे लास्ट वाला चित्र में देखेंगे कि आप यहाँ पे दिखाया गया है कि पौधे जो है पहले बीच वाली खिड़की की ओर मुड़ती है, अब फिर वो मुड़कर ऊपर वाले खिड़की की ओर बाहर निकल जाती है। तो यही हम लोग को दर्शाता है प्रकाश का अनुवर्तन, कि पौधों की गति हमेशा प्रकाश की ओर होती है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा बोला गया है गुरुत्वानुवर्तन।
गुरुत्वानुवर्तन क्या है इसमें देखते हैं। इसमें पौधों के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करती है। यह पौधे की जड़ें में दिखता है। पौधों के तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पौधों के जो तने होता है और जड़ें होता है उसमें अंतर होता है। अब पौधे के तने का क्या हुआ कि हमने देखा कि वो प्रकाश की ओर मुड़ता है, प्रकाश की ओर दिशा में वो जाता है। अब जो जड़ें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के अनुसार वो नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक। और पौधे की जड़ें तने ऊपर की ओर प्रकाश की ओर बढ़ती है। क्रियाकलाप में देखते हैं कि क्या बताया गया है कि एक गमला युक्त पौधों को जमीन पर समतल रखें, इसे कुछ दिनों तक इस प्रकार रख दें। आप देखेंगे कि तना प्रकाश की ओर मुड़ गया है। आप देखेंगे कि क्या तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद गमला को सावधानी से तोड़कर एक मिट्टी को हटाकर जड़ को देखें। आप पाएंगे कि जड़ नीचे की ओर मुड़ गया है। इससे यह साफ पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जड़ नीचे की ओर गति करता है, ठीक। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे लास्ट वाले चित्र में बताया गया है कि पौधे की जो तने हैं वो प्रकाश की ओर और जो जड़ें हैं वो नीचे गुरुत्वाकर्षण के अनुसार वो नीचे की ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे तीसरा कारण बताया गया है, तीसरा प्रकार है रासायनिक अनुवर्तन। अब यहाँ पर रासायनिक अनुवर्तन क्या है? यह गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है। परागन के समय परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति इस प्रकार के अनुवर्तन दर्शाता है। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि परागन के समय जो गति पाया जाता है वो कि किस प्रकार दिखाया जाता है? रासायनिक अनुवर्तन के रूप में दिखाई देता है, ठीक। यहाँ पे चौथा बोला गया है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या? पौधों के अंग का जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो जल की ओर जो गति करता है वो अपने जल को सोखने के लिए जल की ओर गति करता ही है, आप तो जानते ही हैं। अब उस जल की ओर गति करने के लिए क्या कहलाता है? उसको जलानुवर्तन उसको कहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक ऐसा छलनी ले जिसके नीचे छिद्र हो, इसे बुरादा से भर दें। इसके अंदर जल में फूले हुए चना या मूंग के कुछ बीज को डाल दें। अब यहाँ पे बोला गया है छलनी लेने के लिए जिसके नीचे की ओर छिद्र हो। अब उसमें क्या बोला गया है कि बीज डालने बोला गया, चना और मूंग का बीज डाल देने के लिए बोला गया। अब उसमें बुरादा से भर दें, मतलब कुछ बालू से जैसा उसे ढक दे। छलनी की मोटी की ओर ईटे के ऊपर रख दे। छलनी को क्या बोला गया? ईटे के ऊपर। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया। बुरादे में समुचित जल डाल दें एवं छलनी की किसी खिड़की के पास रख दें। अब यहाँ पे बोला गया है कि बुरादे में जल डाल देने के लिए वो जल सोख लेगा, उसके बाद वो उसको खिड़की की तरफ रख दे। पुनः दोनों में आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के चलते जल नीचे की ओर मुड़ती है। पुनः बुरादा में मौजूद जल के चलते जल वापस भीगे बुरादा की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जल नीचे की ओर मुड़ा है प्रकाश की ओर। अब फिर उसको जल के रास्ता मिल गया। जब वो बुरादा में जल था उस जल का रास्ता उसको मिल चुका। तब वो क्या हुआ कि फिर दोबारा विपरीत दिशा में यू आकार में ऊपर की ओर मुड़ गया है पानी की ओर। इससे यह पता चलता है कि गुरुत्वानुवर्तन का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण से अधिक है। इससे हमें यह प्राप्त होता है कि गुरुत्वानुवर्तन का जो प्रभाव होता है जलानुवर्तन का जो प्रभाव होता है गुरुत्वानुवर्तन से अधिक कहलाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पौधों में रासायनिक समन्वय। अब यहाँ पे पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि पौधों में जो जैविक क्रियाएं पाई जाती है, जो पौधों में जो क्रियाएं होती है उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब उनके बीच नियंत्रण स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थों में क्या पाया जाता है? पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पादप हार्मोन कहते हैं। ये पौधों की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण एवं प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है, वो बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है, लेकिन
अनेक उपापचय क्रियाओं को, जो उनके जो उपापचय जो क्रियाएं होते हैं उनका नियंत्रण एवं प्रभावित करते हैं। अब जो बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो उनकी जो क्रियाएं होती है, जो उपापचय क्रियाएं होती है, वो क्या होता है कि उनका उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय में प्रभावित डालता है, उसमें प्रभाव डालता है। इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। इनके संश्लेषण का स्थान क्या होता है कि इनके क्रिया क्षेत्र से दूर कहलाता है, एवं ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचता है। एवं क्या होता है कि ये जब ये इनका क्रिया क्षेत्र और इनका संश्लेषण स्थान दूर होने के कारण उनका विसरण के द्वारा ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंचता है। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। परंतु क्या होता है कि जो बहुत सारे जो क्रियाएं होती है, कार्बनिक यौगिक जो पाए जाते हैं, वो पौधों से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, ठीक करते हैं। उन्हें ही विभिन्न वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। रासायनिक संगठन तथा कार्यवृद्धि के आधार पर हार्मोन्स को इस प्रकार 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। अब यहाँ पे हार्मोन्स को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और 5वां है एथिलीन। ठीक, आइए पहला के बारे में हम लोग जानते हैं। इस हार्मोन्स के पहले प्रकार के बारे में आइए जानते हैं। ऑक्सीन के बारे में। पौधों में स्तंभ सीड्स पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन से में सहायता करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन मतलब जो उनका जो वृद्धि और विभाजन जो होता है उनमें सहायक के रूप में ये कहलाता है। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन प्रहोर से छाया वाले भाग की ओर विकसित हो जाता है। अब यहाँ पे जब पौधे में जब प्रकाश पड़ता है, जब उसके बाद तो क्या होता है कि जब जो पौधों में जो छाया वाला जो भाग होता है उसमें यह पहुंच जाता है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि छाया वाले भाग में वहां पे विकसित हो जाता है। कोशिका दीर्घन के द्वारा यह ऑक्सीन तने की वृद्धि में सहायक होता है। कोशिका दीर्घन की द्वारा यह क्या होता है कि तने की वृद्धि में यह सहायक कहलाता है। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, और स्तंभ का शीर्ष ही काट देंगे अगर तो पौधों की वृद्धि की लंबाई ही रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। और पहला बात कि अगर जो स्तंभ का जो शीर्ष होता है, स्टार्टिंग का जो पौधे का जो ऊपर का जो पहला जो तना होता है उसको ही अगर हम काट देंगे ना तो पौधों में वृद्धि रुक जाती है, वो वृद्धि पूरी तरह नहीं कर पाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रकार के बारे में जानते हैं, जिब्रेलिन्स। अब जिब्रेलिन्स क्या है? इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिन्स अम्ल है। अब इस वर्ग का मुख्य हार्मोन क्या कहलाता है? जिब्रेलिन अम्ल कहलाता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है। जो क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। अब यहाँ पे क्या करता है? ये क्या करता है कि पौधों की स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इसके उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों की उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके उपयोग से बृहद आकार का मतलब ज्यादा बड़े आकार का फलों और फूलों का निर्माण करता है, मतलब उत्पादन करता है। बीज रहित फलों की उत्पादन में यह ऑक्सीन की तरह सहायक होता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में क्या होता है कि यह ऑक्सीन की तरह सहायक होता है। ऑक्सीन जिस तरह सहायक कहलाता है, इसमें मतलब ऑक्सीन इसमें सहायक के रूप में कहलाता है। इसके मदद से इन दोनों का कार्य संपादित किया जाता है। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही।
हमने 2 टॉपिक के बारे में जाना, मतलब 2 प्रकार के बारे में जान लिया। अब जो तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा और 5वां और बाकी के आगे के टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए सिर्फ बस हम इतना ही यहीं पे समाप्त करते हैं। और दूसरा बात कि अगर आप लोग जब स्टडी करते हैं तब आप लोग को नियम अनुसार स्टडी करना है, कि आप लोग को पहले से ही बोला गया है कि जिस प्रकार बोला गया आप लोग को स्टडी करने के लिए उसी प्रकार आप लोग को पढ़ाई करना है। ठीक, कैसे कि पहले आप लोग को रीड करके आना है, क्लास स्टार्ट होने के पहले ही आप लोग को रीड कर लेना है। उसके बाद अगर जब क्लास होता है तब भी आपको बुक रखना है, और उसके साथ में बुक रखते हुए आप लोग को पढ़ाई करना है। अब उसके बाद अगर आप लोग जब पढ़ ले, अब वीडियो अगर आप लोग देख लिए हैं, वीडियो के साथ आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये मतलब कुछ घंटों के बाद फिर उसको आप लोग को फिर दोबारा रीड करना है। ठीक, उससे क्या होगा कि आप लोग को ज्यादा समझ में आता है और ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको डाउट्स आता है कि ये चीज नहीं समझ में आया तो उस चीज को दोबारा पूछ सकते हैं, उस चीज को क्लियर किया जाएगा। ठीक, और आशा करते हैं कि सभी को आप लोग पहला लेसन का क्वेश्चन आंसर लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा। और दूसरा बात, अगर अभी का समय आप लोग को बहुत दिक्कत भी महसूस होगा, क्योंकि आप लोग को कोचिंग नहीं खुल रहा है, नहीं स्कूल खुल रहा है, और दूसरी बात कि घर में भी आप लोग को बहुत दिन से घर पे ही है आप लोग, तो आप लोग को तो परेशानी थोड़ा बहुत तो होगा ही। ठीक, तो इसलिए आप लोग बस खाली इतना ध्यान में रखिए कि आप लोग का जो समय आ रहा है और जो समय आप लोग जो व्यतीत कर रहे हैं उसको नियम अनुसार और उपयोगी अनुसार आप लोग उसको व्यतीत करें। ठीक, उससे वेस्ट ना होने दें आप। और डेली के डेली, अब इतना बस खाली याद अपने दिमाग में रख लीजिए कि डेली आप लोग को कम से कम 6 घंटे से 8 घंटा आप लोग को कंटिन्यू पढ़ना। इतना बस खाली आप लोग रख लीजिए कि 6 से 8 घंटे आप लोग को कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना। ठीक, उससे क्या होगा कि आप लोग का डेली का रूटीन बना रहेगा। और दूसरा बात कि आप लोग का पढ़ाई भी नियमित रहेगा और नियम अनुसार आपका पढ़ाई भी चलते रहेगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और गौर कीजिएगा ध्यान बात को। ठीक है, थैंक यू।